नमस्कार। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। 191 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। आज 1 मई है, यानी कि अप्रैल का महीना खत्म और इसी के साथ चुनाव प्रचार भी 35 से 40% खत्म हो चुका है। जिस नेता जिस पार्टी के पास जो भी तीर थे चलाए जा चुके हैं, मगर कहीं भी रंग जमता नहीं दिख रहा है और चुनावी क्षेत्रों से छन छन के खबर आ रही है कि राह कठिन है पनघट की, राह कठिन है पनघट की, कहीं कोई हल्का तो कहीं कोई भारी है। आइए देखते हैं भाजपा यानी एनडीए अलायंस और कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस, किसका क्या है इरादा और क्या है वादा। आइए सुनते हैं पहले मोदी जी को। पास विशेष रूप से आया हूं। मैं पहले भी आता हूं, आता रहा हूं, जहां जहां पहुंच सकता हूं पहुंचता हूं। लेकिन पहले जब मैं आता था तो कुछ देने के लिए आता था, कुछ लेकर के आता था, कोई योजना लेकर के आता था, किसी के उद्घाटन के लिए आता था। लेकिन आज मैं आपसे देने के लिए नहीं, मांगने के लिए आया हूं। मैं आपसे विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे बताइए, अगर भारत विकसित होता है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? भारत विकसित होता है तो आपके परिवार का भला होगा कि नहीं होगा? भारत विकसित होगा तो आपके बच्चों का भला होगा कि नहीं होगा? और इसलिए भी देश एकजुट होकर कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, भारत की बढ़ती हुई शक्ति कुछ ताकतों को पसंद नहीं आती है। अब जैसे यहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ये देश की सेना के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए दुनिया में निर्यात के लिए घातक अस्त्र और शस्त्र बनेंगे। लेकिन दुनिया भर में जो हथियारों के दलाल है, जो पुरानी सरकारों में घूस देकर के अपना काम करा लेने के एक्सपर्ट हो गए थे और पुरानी सरकारों में बैठे हुए लोगों को भी ये मलाई खाने को मिलती थी, उनको भी मजा आता था। ऐसे सारे लोग अब मोदी जब शस्त्रों को यहां बनाने की बात करता है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है, तो बौखला गए हैं, बहुत नाराज हैं। वो नहीं चाहते कि भारत की सेना आत्मनिर्भर बने। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी सबका साथ, सबका विकास की है। लेकिन
सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प पत्र, हम जोर दे रहे हैं सैचुरेशन पर। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले, पूरा लाभ मिले, बिना बिचौलियों को मिले, बिना रिश्वत को मिले, और जो हकदार है उस हकदार को अवश्य मिले। ये भाजपा का सैचुरेशन मॉडल है, क्योंकि जहां सैचुरेशन होता है वहां सभी हकदार को उसका हक मिलता है। हमारा सेक्युलरिज्म भी वही है कि बिना भेदभाव के लिए जो भी योजना जिसके लिए बने, बिना धर्म जाति भेदभाव सबको मिलना चाहिए। सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है, जब आप बिना भेदभाव, बिना अपने पराए, बिना रिश्वतखोरी सबका हक पूरा करते हैं, तो इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है। और आपने देखा होगा, फ्री राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, टॉयलेट बनाना हो, नल से जल देना हो, ये सारे लाभ हर लाभार्थी को मिले, बिना भेदभाव को मिले, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे? सब लोग अगर हाथ ऊपर कर बताओगे तो मैं बताऊंगा। करोगे? पक्का करोगे? देखिए, मैं दिन रात मेहनत तो करता हूं, और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं। उनकी पूरी सरकार मेहनत करती है। फिर भी जब आप गांव में जाएंगे, इलाके में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, हो सकता है दो चार लोग ऐसे मिल जाए जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुंची है। तो मेरा एक काम करेंगे, जिनकी योजना नहीं पहुंची है उनकी सूची बनाना और उनको कहना कि मोदी जी ने आगरा में आए थे, गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टर्म में उसका भी पूरा हो जाएगा। ये बता देंगे। और आप देखिए, मेरे लिए तो आप सभी मोदी ही है, और इसलिए मेरी गारंटी आपके माध्यम से जरूर पहुंचेगी। साथियों, जब एक के बाद एक गरीब के सशक्तिकरण के हम काम कर रहे हैं,
गरीब को गरीबी को परास्त करने के लिए मजबूत कर रहे हैं। एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल की आज दुनिया के लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो रास्ता अपनाया है, हमने जो मॉडल अपनाया है, उससे आज देश में 25 करोड़ देशवासी जो गरीबी की जिंदगी जीते थे, वो गरीबी से बाहर निकले हैं। महामार्ग है, लेकिन सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन घोर तुष्टीकरण में जुटा है। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस पर 100%, और ये मैंने पहले ही दिन कहा था, आज नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 100% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। साथियों, आजादी के बाद से ही ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये संविधान सभा में चर्चा करने के बाद तय हुआ है। संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा थी, यही संविधान की मूल भावना है, यही सामाजिक न्याय है कि भारत में धर्म के आधार पर भारत का संविधान आरक्षण की सहमति नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है, और सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ा देती है, लीरे लीरे उड़ा देती है। इसी कांग्रेस ने कभी कर्नाटका में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी अपने घोषणा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की। देश का संविधान, देश की अदालतें कांग्रेस को ऐसा करने से बार बार मना कर चुकी है। उनकी हर बात को देश के न्यायपालिका ने ठुकरा दिया है, और इसलिए अब कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू किया है। एससी, एसटी, ओबीसी के आंख में धूल झोंक करके पाप करने के रास्ते बनाने का काम किया है। अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाकर रहेगी, और इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है। जो ओबीसी का कोटा है, 27% का जो ओबीसी का कोटा है, क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूं, इसलिए मुझे उसकी पूरी बराबर जानकारी है। ये जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। 27% में से चोरी कर लिया जाए, छीन लिया जाए, चुपचाप छीन लिया जाए,
और धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। क्या आपको ये मंजूर है? ये आप सहन कर सकते हैं? ये आप स्वीकार कर सकते हैं? देखिए कर्नाटका ने क्या किया। कर्नाटका ने, वहां की कांग्रेस की सरकार ने रातों रात कर्नाटका में जितनी भी मुस्लिम जातियां हैं, छोटी मोटी धनी पढ़ी लिखी, सभी जातियों को रातों रात एक कागज पे थप्पा मारकर उनको ओबीसी बना दिया, रातों रात। और उनको कह दिया कि जो 27% है ना, अब आप उसके मालिक हो, जाओ लूट लो। ओबीसी के हक पर डाका डाला है। ये डाका है कि नहीं है? ये डाका है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से बताइए भाई, ये डाका है कि नहीं है? जरा इधर से माताएं बहनें बताइए, डाका है कि नहीं है? कांग्रेस का इरादा यूपी में भी यही खेल खेलने का है, यही कारनामा दोहराना है। देश में जहां जहां मौका मिले, ये पिछले दरवाजे से चोरी छिपी से ओबीसी का हक लूट लेना, एससी का हक लूट लेना, एसटी का लूट लेना, और ये सपा कांग्रेस का खेल समझना पड़ेगा। यहां यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुजर, राजभर, तेली, पाल, ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं। उनका हक है, भारत के संविधान के अनुसार हक है। तो इनसे छीनकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों पिछड़ों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। तुष्टीकरण में डूबी के बाद भी अब बोलेंगे आप लोग, कांग्रेस की लूट जिंदगी के और कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के। कांग्रेस के लोग कहते हैं, बार बार कह रहे हैं और बड़े खुशमिजाज होकर के कह रहे हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी, एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है, तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, खुद शाहजादे कह रहे हैं। क्या आप, हमारी माताएं बहनें, जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगलसूत्र है, क्या ये आप किसी को लेने देंगे?
किसी सरकार को लेने देंगे? देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी, ये इनको मालूम नहीं है। आपके पिता ने मेहनत करके कुछ बचा करके आपके लिए रखा है। जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो फिर ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन ने घोषणा की है कि वो आपके परिवार के लोगों को मिलने से पहले 55%, आधे से ज्यादा सरकार उस पर कब्जा कर लेगी, बाकी बचा वो आपके नसीब में आएगा। बताइए, आपके माता पिता की मेहनत को आप लूटने देंगे क्या? यानी आज जो संपत्ति आप आने वाली पीढ़ियों के लिए जोड़ रहे हैं, आपके बाद उस पर भी ये लोग आधे से ज्यादा टैक्स लगा करके लूटना चाहते हैं। अब मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने अपने बच्चों के लिए 4 कमरे का घर बनाया है, तो आपके बाद सिर्फ 2 कमरे आपके संतान को मिलेंगे, 2 कमरे कांग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी वो सरकार उसको हड़प कर लेगी। मान लीजिए आपके पास 10 बीघा खेत है, तो 5 बीघा ही आपके बच्चों को मिलेगा, बाकी कांग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी। कान खोलकर सुन लो, जब तक मोदी जिंदा है ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। सुनते हैं इंडिया अलायंस कांग्रेस के राहुल गांधी जी को, देखते हैं उनका क्या है इरादा और क्या है वादा, जरा सुनिए। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। पहली बार बीजेपी ने देश को साफ बताया है, उनके नेताओं ने बताया है कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। देश की जनता को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और ये लोग सोचते हैं कि संविधान को मिटाया जा सकता है। मैं देश की गरीब जनता को कहना चाहता हूं, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को, कि ऐसी कोई शक्ति दुनिया में नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को मिटा सकती है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी जो संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। बीजेपी चुने हुए लोगों को देश का धन देती है। हम आप जानते हो, अदानी जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने देश की पूंजी पकड़ा दी है। वो अमीरों को पैसा देते हैं, हम गरीबों को पैसा देंगे।
और मैं आपको बता रहा हूं, हमने शुरू भी नहीं किया है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों को दिया, उतना पैसा हम हिंदुस्तान की गरीब जनता को देने जा रहे हैं। कर्नाटका की सरकार ने देश को रास्ता दिखाया। लक्ष्मी योजना 2000 रुपए हर महीने करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में। अन्य भाग्य 10 केजी चावल करोड़ों लोगों को। गृह ज्योति 200 यूनिट फ्री बिजली करोड़ों परिवारों को देवी। शक्ति योजना जिसके माध्यम से हमारी माताएं बहनें बस में फ्री जाती हैं। और युवा निधि 3000 रुपए हर महीने बेरोजगार युवाओं को। अब आप लोग ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ। ನೀವೀಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दुनिया की किसी सरकार ने ऐसे काम आज तक नहीं किए हैं। महालक्ष्मी योजना, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ये हमारी पहली योजना हो। भाइयों और बहनों, यहां 2000 रुपए महीने के दिए जाते हैं। ಇದೆ। हम हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएंगे। हर प्रदेश में, हर कस्बे में, हर गांव में ढूंढ के हम गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएंगे। उसमें किसानों के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे कारीगर के परिवार होंगे। लिस्ट में से हर परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। लिस्ट और उस महिला के बैंक अकाउंट में हर साल इंडिया की सरकार 1 लाख रुपया डाल देगी। करोड़ों लोग जागेंगे, पहली तारीख अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे और जादू से उनके बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार 8500 रुपए खटाखट हर महीने डालेगी। मतलब कर्नाटका के गरीब परिवारों को 24,000 रुपए कर्नाटका की सरकार दे रही है। 2000 रुपए महीने के ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। उसमें हिंदुस्तान की सरकार ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ 8500 रुपए जोड़ देगी। 500 रुपए, ಅದರ ಅರ್ಥ 10,500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ। करोड़ों परिवारों को हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने 20 अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। कर्नाटक की सरकार बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए प्रति महीना देती है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कोविड फैला था, वैसे उन्होंने देश में बेरोजगारी फैला दी है। और जैसे कोविड के समय प्रधानमंत्री ने कहा था थाली बजाओ, आज बेरोजगार युवाओं को नरेंद्र मोदी कहते हैं पकोड़े बनाओ। तो हम एक नई योजना लाए हैं, पहली नौकरी पक्की। हिंदुस्तान के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हमारी सरकार एक अधिकार देने जा रही है। अमीर घर के बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं, 6 महीने की, 1 साल की उनकी टेम्पररी नौकरी लगती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है, ट्रेनिंग होती है, पैसा मिलता है। ये सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को रोजगार का अधिकार हमने दिया। अब हम हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, अस्पतालों में युवाओं को यह अप्रेंटिसशिप मिलेगी। जैसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म होगी, ग्रेजुएशन होगा, वैसे ही यह अधिकार आपको मिलेगा। 1 साल की नौकरी 8500 रुपए हर महीने, 1 लाख रुपए साल के, और दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सरकार आपको देने जा रही है। तो लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को
हम लाखपति बना रहे हैं, करोड़ों महिलाओं को हम लाखपति बना रहे हैं। आशा और आंगनवाड़ी का काम जो करती हैं महिलाएं, उनकी आमदनी को दुगना किया जाएगा। मनरेगा के लिए 400 रुपए मिलेगा। ಮನ್ರೇಗಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ। और सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। तो ये सब हम कर्नाटक के लिए और बाकी प्रदेशों के लिए करने जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करने जा रही है। किसानों के बारे में 2 चीजें कहना चाहती हूं। यहाँ पे हमारे किसान भाई बहुत सारे दिख रहे हैं। ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಜನ ರೈತರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। मतलब 25 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 20-25 लोगों को दिया है। हमारी सरकार हिंदुस्तान के सारे किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। तो किसानों को सही दाम दिलवाने के लिए लीगली गारंटीड एमएसपी मिलेगी। तो ये हम किसानों के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए कर रहे हैं। अग्निवीर योजना ने करोड़ों युवाओं को चोट पहुंचाई। अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उठा के फेंक देंगे। गलत जीएसटी बीजेपी ने लागू की है। 5 अलग अलग टैक्स, किसानों पर टैक्स, गरीबों पर टैक्स। जीएसटी को हम बदल देंगे, सिंपल जीएसटी बना देंगे, गरीबों की जीएसटी बना देंगे। अब कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी क्या करने जा रही है। भारतीय चंबू पार्टी, भारतीय चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। खाली खाली चंबू, ಖಾಲಿ ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ। कर्नाटक का 100 रुपए देता है हिंदुस्तान को, आपको 13 रुपए वापस मिलते हैं। फाइनेंस कमीशन 60,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। ड्राउट रिलीफ के लिए आपको 18,000 करोड़ रुपए देना था, खाली चंबू दिया। बर्फ खाली चंबू। भारतीय चंबू पार्टी 100 रुपए देता है हिंदुस्तान को, आपको 13 रुपए वापस मिलते हैं। और आखिरी बात मैं बेल्लारी को कहना चाहता हूं। मैं यहां आया था, चुनाव में मैंने आपसे कहा था कि हम 5 गारंटी देंगे, वो हमने पूरी कर दी। मैं जो कहता हूं मैं करके दिखा देता हूं। ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, मैंने बेल्लारी से एक और वायदा किया था। ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ। मैंने कहा था कि बेल्लारी को दुनिया का जीन्स कैपिटल बनाया जाएगा, और ये वायदा हम पूरा करके आपको दिखाने वाले हैं। सबसे बेहतरीन अपैरल पार्क बनेगा और जीन्स कैपिटल बेल्लारी बनेगी। इसके बारे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धरामैया जी से मैंने बात की है, प्लानिंग चल रही है, आपका काम होगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जी हाँ, यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। जी हाँ, 80 सीटें। और यहाँ जो बाजी मार गया उसकी राह काफ़ी आसान हो जाती है। यहाँ भाजपा की सरकार है। अभी हाल ही में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, मगर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। देखते हैं अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं, उनका क्या है इरादा और क्या है वादा, जरा सुनिए। ये चुनाव जो होने जा रहा है,
ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का फैसला करेगा, बल्कि ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। कई मौकों पर, कई जगह पर हम लोगों ने ये बात रखी है और कही कई बार कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये 2024 का संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं और यहां पर मैं देख रहा हूं इस मैदान में जितने लोग खड़े हैं और इनके सहयोगी साथी वो लोग हैं जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। यहां पर जो जन समर्थन है वो इसके लिए भी है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीते और साथ ही साथ हमारा जो संविधान है वो बचे। संविधान बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र बचेगा तो हमारा आपका एक वोट देने का जो अधिकार है वो बचने का काम। हाल में तो ये सब लोग जान गए हैं कि बीजेपी की हर बात झूठी निकली। इन बीजेपी वालों का हर वादा झूठा निकला। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो 10 साल बाद फिर वोट मांगने आए हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, किसान की पैदावार की कीमत देंगे और उन्हें खुशहाल बनाने का काम करेंगे। हमारे किसान भाई हैं और सब गांव से लोग आए हैं। अभी फसल तैयार हुई है। यहां जितने भी खड़े लोग हैं, कोई हमें बता दे यहां पर किसान भाई और किसान के परिवार के लोग, क्या किसी को गेहूं की कीमत की आय दोगुनी मिल गई? यही बीजेपी के लोगों ने वादा किया था कि आय दोगुनी कर देंगे। न आय दोगुनी की और न सरकार ने कोई ऐसा इंतजाम किया है जहां हमारा किसान जाकर के अपनी फसल की कीमत ले ले। न कीमत दे पा रही है, लेकिन महंगाई कर करके एटा वालों से बहुत पैसा ऐंठा है इन्होंने। इतना पैसा ऐंठ लिया है, महंगाई बढ़ा के जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। महंगाई बढ़ गई 10 साल में, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। और हमारे किसान भाई जानते होंगे, लागत बढ़ाई जा रही है लगातार। यहां के हमारे किसान भाइयों को वो समय भी याद होगा जिस समय किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था। बहुत सारे किसान भाई समर्थन में गए थे और जो पहुंच नहीं पाए थे वो अपनी जगह रह करके समर्थन कर रहे थे। बीजेपी के लोगों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवार लगा दी, सड़कों पे कीलें ठोक दी, डीजल ट्रैक्टरों को भरने नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी देश के किसान वहां इकट्ठा होकर के धरने पर बैठ गए। कई दिनों साल बैठे रहे। अंतोगत्वा सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े, तब किसान घर पहुंचे। किसानों को याद है कि 1000 के लगभग किसान शहीद हुए थे। ये जो बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे वो आंकड़े निकलवाइए।
बीजेपी के 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि विकसित भारत, विश्वगुरु भारत बन जाएगा, क्या दुनिया में कहीं भी 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की होगी? कहीं किसानों ने आत्महत्या नहीं की, केवल भारत में, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पिछले 10 साल से है। किसानों को धोखा दिया इन्होंने, और हमारे नौजवान जानते होंगे यहां खड़े हुए हैं, इनका भविष्य खत्म कर दिया। यहां बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की होगी, अपने संसाधनों से परीक्षा देने गए, पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी, उसकी तैयारी की। कई नौजवान हैं जिन्होंने कोचिंग ली, और जब परीक्षा देने गए, घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया। और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। ये नौजवान जानते होंगे जितनी परीक्षा हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अभी आए थे 2 नंबर वाले नेता, पता नहीं यहां भी सभा करके गए होंगे कि नहीं करके गए, आसपास कहीं करके गए हैं। और लखनऊ वाले तो हर जगह घूम रहे हैं। ये पहली सरकार है जो लीकेज इसका रुक ही नहीं पा रहा है। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और अभी जब भर्ती गए थे नौजवान, पुलिस की भर्ती देखने गए थे, 60 लाखों लाख बच्चों ने पर्चा भरा। जब घर लौट करके आए, घर बैठ गए, तो पता लगा ये पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों नौजवान ऐसे ही रह गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए पेपर लीक करा रही है। और जब पहला पेपर लीक हुआ था, तभी पकड़े गए होते तो शायद इतने पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में 60 लाख नौजवानों का इन्होंने भविष्य छीन लिया, उनको नौकरी नहीं दी है, जिन्होंने परीक्षा लिखी थी। अगर हम 60 लाख ही नाराज हैं सरकार से, और उनके परिवार के 2 लोग और जोड़ दें, मां बाप, तो अगर एक परिवार में तीन लोगों का वोट इनके खिलाफ चला गया, तो बताओ 60 लाख का गुणा अगर हमने कर दिया 3 से, तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और 1 करोड़ 80 लाख का भाग अगर हम 80 लोकसभाओं से दे दें, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ कम हो गया कि नहीं हो गया? और जब से देवेश साकी जी प्रत्याशी बन गए, तब से बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। एटा के बेटों ने इस बार कमाल करके दिखा दिया है कि बीजेपी के होश उड़ा दिए इस बार। बताओ, विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा है, और उनके पास जवाब नहीं है कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे। और नौकरी नहीं, हम जानते हैं एटा के और मैनपुरी और आसपास के जिले, जो अपने घर के जिले हैं, यहां के नौजवान हमेशा फौज के लिए जाते थे। बड़े पैमाने पे यहां पर गांव-गांव लोग फौज की तैयारी करते हैं। सबसे ज्यादा अगर फौज से रिटायर्ड लोग होकर के आए हैं, अगर पश्चिम में वो जिले हैं मुजफ्फरनगर और जिले हैं, तो अगर हमारे आसपास के जिले एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद वो जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते थे और फौज से लौट करके आते थे। इस सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने पूरी जानकारी हासिल की कि ये फौज के लोग जाते हैं तो उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी रहती है।
उनका सामाजिक स्तर कितना बढ़ जाता है। जब बीजेपी को यह पता लग गया सर्वे के बाद कि गांव का जवान, नौजवान जब जाता है फौज में और सेवा करने जब देश की जाता है, सीमा की रक्षा करता है, तो न केवल जवान देश की रक्षा करता है बल्कि अपने घर का सामाजिक स्तर भी बेहतर कर देता है। उसके आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख लेती है। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने पक्की नौकरी को रोकने का काम किया है। फौज की पहले जैसे भर्ती होती थी वो बंद कर दी, और ये जो अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं और फौज के लोगों से जो रिटायर हैं उनको तो सम्मान मिलता है, पेंशन मिलती, सब कुछ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये अग्निवीर जैसी नौकरी समाप्त कर करके पहले जैसी भर्ती शुरू कराने का काम करेंगे। ये बीजेपी वालों ने अभी तो फौज की भर्ती 4 साल की है। ये दोबारा सरकार में आ गए तो ये जो खाकी वाले घूम रहे हैं, कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं, इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। और जब ये 3 साल बाद वापस आएंगे तो हमारे आपके साथी यहीं घूम रहे होंगे। कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं कि 3 साल की कैसे नौकरी हो जाएगी। मैं उनसे पूछता हूं, ये बताओ पूरे देश को किसी को पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? बताओ आपको किसी को पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? किसी को पता था कि जीएसटी लागू कर देंगे? किसी को पता था कि बीजेपी के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए वसूल लेंगे? तो इसलिए ये भी सावधान रहें। फौज की अगर 4 साल की नौकरी हो जाएगी तो इनकी भी 3 साल की नौकरी बीजेपी वाले कर देंगे। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें नौकरी न देनी पड़े, आरक्षण न देना पड़े। ये जो लोग कह रहे हैं आजकल, बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं, जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाली विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा? अगर रेल बिक जाएगी तो क्या वहां आरक्षण होगा? अस्पताल में जो आउटसोर्स में नौकरी आ गई, क्या उसमें आरक्षण होगा? और ये अगर भर्ती से लेकर के और जो कर रहे हैं संविदा और आउटसोर्स पे, उसमें क्या आरक्षण होगा? ये न केवल नौकरी खत्म करना चाहते हैं बल्कि आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी साजिश है, लेकिन हम समाजवादी लोग इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये जहां जा रहे हैं, ये बीजेपी वाले जहां जहां जा रहे हैं, हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। जहां जाते हैं बुराई करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है कि इनकी बैंड बाजे से विदाई करेंगे, बहुत ढोल नगाड़े से विदाई करेंगे। ये 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। इन्होंने बहुत अन्याय किया है, बहुत लोगों को तकलीफ परेशानी पहुंचाई है।
झूठे मुकदमे लगे हैं। बताओ यहां झूठे मुकदमे लगे समाजवादियों पे क्या नहीं लगे? न केवल समाजवादियों पे, आम जनता पे भी झूठे मुकदमे लगा दिए। न जाने कितने लाखों की संख्या में हैं जिन पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए। आप सोचिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, आप आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को। बताओ झूठे मुकदमे लगा करके भेजा कि नहीं भेजा? अगर कोई आरोप है तो आरोप तो किसी पे भी लगा दो आप, आरोप लगा के ही जेल भेज दिया। और आपकी जो पोल खुल गई इलेक्टोरल बॉन्ड से, कोई सोच सकता है हम और आप लोग भी कभी कभी कुछ कार्यक्रम करते हैं, लोग सहयोग करते हैं, 1000-2000 रुपए का सहयोग कर देते हैं, 5000 रुपए का सहयोग कर देते हैं, 1 लाख का जो संपन्न होता है वो सहयोग कर देता है। लेकिन सोचो बीजेपी के लोगों को कितने रुपए की मदद हो रही है? 1000 करोड़ की, 600 करोड़ की, 500 करोड़ की, 400 करोड़ की। और इन्होंने तो उसको भी नहीं छोड़ा, जो वैक्सीन वाली कंपनी थी उससे भी पैसा वसूल लिया। जो कोरोना में वैक्सीन लगवा रहे थे उस कंपनी से चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और उनसे चंदा इसीलिए वसूला है, उन्हें डराया धमकाया, उन्हें झूठे मुकदमे लगाने के लिए कहा। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज दी, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई इनको भेज करके इन्होंने चंदा वसूला है। इसलिए इस बार इन चंदा वसूलने वालों का हिसाब किताब होगा और एक एक वोट डाल करके इनको हटाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। जो अभी आपने मोदी जी को सुना, राहुल गांधी जी को सुना, अखिलेश यादव जी को सुना। जी हां, 2024 का लोकसभा चुनाव इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित है। कौन कितना आगे, कौन कितना पीछे, कुछ पता नहीं, मगर राजनीति पूरे जोर पर है। जरा एक कविता सुनिए और गहराई से समझिएगा। अगर महाभारत का रण हो, अगर महाभारत का रण हो, अर्जुन हो तो सामने कर्ण हो, अर्जुन हो तो सामने कर्ण हो, जहां हार भी विजय का जय घोष हो, जहां हार भी विजय का जय घोष हो। न कि सूरत जैसी चुनावी रचना हो, न कि सूरत जैसी चुनावी रचना हो जो सोचने समझने वालों को बेहोश करती हो, जो सोचने समझने वालों को बेहोश करती हो, लोकतंत्र को खामोश करती हो, लोकतंत्र को खामोश करती हो, लोकतंत्र को खामोश करती हो।